पॉल्यूशन इंक्रीजेस तो क्या होता है, दैट इज इट लीड्स टू डेथ ऑफ प्लांट्स, डेथ ऑफ प्लांट लीड्स टू डेथ ऑफ एनिमल्स, and death of animals leads to that is lot of organic matter in this world. तो इससे क्या होता है, which cannot be degraded by bacteria, बहुत ज़्यादा होगा तो उतना वो नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके से जो इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है। तो पहले लिखो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से क्या होता है, इफ पॉल्यूशन इंक्रीज तो क्या होगा, झारखंड में कोयले की माइनिंग बहुत हो रही है तो वहाँ प्लांट्स पे सब काला काला जमा हो गया है पौधों पे, तो वहाँ पर उनके स्टोमेटा सब बंद हो गए हैं, तो पेड़ सांस ले पाएंगे क्या, तो प्लांट्स डाई, और अगर प्लांट्स डाई होंगे तो क्या होगा, ये प्लांट्स कुछ भी हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं, पानी में भी प्लांट होते हैं। प्लांट डाइज तो क्या होगा बताइए, दैट इज food is not available to consumer, food is not available, किसको नहीं अवेलेबल है, टू consumers, so consumers will die, और इससे क्या होगा, the ecosystem get collapsed, इससे इकोसिस्टम चला जाएगा। ऐसा तुम्हारे पेज नंबर 202 के सबसे ऊपर में लिखा है, पेज 202 में टॉप पे देखो ये सब बातें लिखी हैं। इट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल इश्यूज, इसे क्या कहते हैं, सो अगर बहुत सारे ऐसे होंगे, ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारा हो जाएगा तो उससे पेस्टिसाइड बढ़ जाएंगे, और पेस्टिसाइड क्या क्रॉप को खा जाएंगे, पेस्ट खा जाएंगे, ठीक है। नाउ ऑर्गेनिक मैटर जब बढ़ जाएगा तो क्या होगा, कल देखा था कैसे टिड्डे खा रहे थे, तो ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेस विच लीड्स टू इंक्रीज इन पेस्टिसाइड्स, इससे क्या होगा, बात नहीं करो, पेस्टिसाइड्स बढ़ जाएंगे, जैसे कि हम लोकस्ट जानते हैं, लोकस्ट किनको कहते हैं, ग्रास होपर को कहते हैं, सर पेस्ट होंगे ना सर, पेस्टिसाइड तो वो दवाई, पेस्ट, ये पेस्ट बढ़ जाएंगे, तो जब पेस्ट बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, एंड द क्रॉप्स विल गेट डैमेज्ड, तो अल्टीमेटली वो लूप फिर से पूरा हो जाएगा, पोल्यूशन की वजह से पेस्ट, और पेस्ट ने फिर से उसको कर दिया, एंड क्रॉप्स गेट डैमेज्ड, it will lead to environmental issue, it will lead to environmental problems। फिर आप बैठकें करते रहिए, कॉन्फ्रेंस करते रहिए, कुछ नहीं होता है। जरा ये देखो, इंडियन बुल फ्रॉग के बारे में एक कहानी लिखी है, जरा उसे पढ़ो, 12.14 फिगर में देखिए कि इंडिया वाज अ सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ फ्रॉग लेग्स, स्पेशली ऑफ इंडियन बुल फ्रॉग। जो बुल फ्रॉग का लेग होता है वो बहुत टेस्टी होता है। This large scale harvesting led to decline in frog population। और फ्रॉग क्या हुआ, जब हम एक्सपोर्ट करने लगे तो क्या हमारे पॉन्ड से फ्रॉग गायब हो गए? यस सर। अच्छा, जब फ्रॉग गायब हो गए तो फ्रॉग किसे खाते थे? इंडिया वाज एक्सपोर्टर ऑफ, किसके एक्सपोर्टर था? इंडियन बुल फ्रॉग, बुल फ्रॉग। सो देयर वाज डिक्रीज, किसकी डिक्रीज हो गई? डिक्रीज इन नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग इन इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ बुल फ्रॉग। कहां पर? इन पॉन्ड्स। तो पॉन्ड्स में क्या चीज बढ़ गई बताओ? पेस्ट, इंसेक्ट्स या पेस्ट बढ़ गए? इंसेक्ट बढ़ गए बुक में लिखा। तो नाउ frogs eat insects, now insects were increased। और जब इंसेक्ट्स बढ़ गए तो क्या हुआ? तो ठीक है, इससे दिस
forced farmer to use synthetic pesticide to kill them. कौन से पेस्टिसाइड यूज किए गए? टू किल देम। वही इंसेक्ट इतने बढ़ गए कि आसपास के खेतों को खा जाते थे। जब है पानी के इंसेक्ट, लेकिन वो क्या कर रहे थे बताओ? क्या तुमको मालूम है फ्रॉग अगल बगल के खेतों में भी चले जाते हैं इंसेक्ट को खाने? यस सर। तो अब जब वो नहीं मरेंगे इंसेक्ट, तो उसकी वजह से उन्होंने पेस्टिसाइड उन पे छिड़काव किया। टू किल देम फार्मर्स यूज्ड सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? जैसे केमिकल। सिंथेटिक का क्या मतलब होता है? केमिकल स्प्रे किया, पेस्टिसाइड। पेस्ट को किल करने के लिए जो यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड। इससे क्या हुआ? सो विच अल्टीमेटली डिग्रेडेड सॉइल क्वालिटी। और क्या तुमको ये लगता है कि वही पेस्टिसाइड प्लांट के सीरम में या उसके सैप में जाएगा और अंदर फलों में भी चला जाएगा? वो है तो केमिकल ही, पानी के रास्ते चला जाएगा। डिग्रेडेड सॉइल क्वालिटी, क्रॉप क्वालिटी एंड ड्रेन्ड टू नियर बाई वाटर बॉडीज एंड डिग्रेडेड द वाटर क्वालिटी। सर पानी में बह के अगल बगल की नदी में चला गया, अंडरग्राउंड भी चलेगा। अंडरग्राउंड भी चला गया। सॉइल क्वालिटी, क्रॉप क्वालिटी सर वाटर क्वालिटी एंड ड्रेन्ड टू, हाँ बोलो। सर पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड, ये बात समझ में आई? एंड ड्रेन्ड कहाँ पे चला गया? टू नियर बाई वाटर बॉडीज एंड उसको पॉल्यूट कर दिया उसने, पॉल्यूटेड इट। अगर पानी ही पॉल्यूट हो जाएगा तो क्या होगा? फिश डाइड इन ए लार्ज नंबर। तो फिश डाइड इन लार्ज नंबर ऑफ। कितनी छोटी सी चीज थी, हम बुल फ्रॉग एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन क्या उसने इकोसिस्टम को ही तबाह कर दिया? यस सर। सर और जब फिश डाइड हो गई तो क्या होगा बोलो? दैट इज द पॉन्ड नाउ गेट यूट्रोफाइड। यूट्रोफिकेशन वर्ड बताया था? यस सर। नाउ द लेक्स वर्ड हैड डाइड। नाउ वाटर ऑफ पॉन्ड्स या लेक्स became full of organic matter of and it died। इस चीज को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। किसी भी झील की मृत्यु होती है तो यूट्रोफिकेशन। अब आगे देखो। सर हाँ, अगर हमें क्या बोलते हैं बुल फ्रॉग का वो करना था, एक्सपोर्ट करना था, तो हम उन्हें पाल के भी तो कर सकते थे। हमें नेचुरली अलग जगह करते हैं हम, नेचुरल इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ ना करते हैं तो ठीक है। हम अलग से खाना देते हैं, इंसेक्ट्स देते हैं, तब तो ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम से करोगे तो दिक्कत है। अगला देखिए, हाउ डू इंटरेक्शन मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम। हाउ टू इंटरेक्शन मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम। चलो, ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं वे आपस में किस चीज के लिए कंपीट करते हैं? ऑर्गेनिज्म कंपीट फॉर स्पेस। सबको स्पेस चाहिए कि नहीं? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झुंड में नहीं पलते हैं कुछ। फूड, वाटर, उनको फूड के लिए भी कंपटीशन करते हैं। वाटर जो सबसे ताकतवर होता है उसी को खाना सबसे पहले मिलता है। वाटर एंड सनलाइट। इसीलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म एक नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही, मान लो तुम सोचो ह्यूमन बढ़ती चली जाए, ऐसे एक्सपोनेंशियली लगातार बढ़ती चली जाए, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी कि चीजें कम हो जाएंगी तो वो लोग एक एक गिलास पानी के लिए गला काट देंगे। वो स्थिति भी आ जाएगी। ये नहीं होगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन शुरू में बहुत तेज बढ़ी, 35 से 60 करोड़ होने में 5 ही साल लगे थे,
लेकिन धीरे धीरे अब 800 से 900 करोड़ होने में बहुत समय लग जाएगा। लोग काट रहे हैं एक दूसरे को युद्ध में, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई हो रही है। युद्ध क्यों हो रहे हैं 6-7 जगह? सिर्फ रिसोर्सेस के लिए। रिसोर्सेस कम हो गए तो पॉपुलेशन, अर्थ जो है किसी भी पॉपुलेशन को एक अप टू मैक्सिमम लेवल तक ही सस्टेन कर सकती है। अगर वो चाहे कि और बढ़ता चला जाए तो उनमें आपस में एक एक गिलास पानी के लिए लड़ाई हो। तो मतलब पॉपुलेशन तो और कम होनी चाहिए ना, बढ़नी तो अब पॉपुलेशन जो है उसके ग्रोथ का रेट ऐसा हो गया है, 8000 हो गई तो अब ये ऐसे हो गई, अब नहीं बढ़ रही टाइम के साथ। ये पॉपुलेशन है तो ये पॉपुलेशन का ओसवाल का ग्राफ है, बनाया है टाइम के साथ। तो कभी ठीक है, साइंटिस्ट है उन्होंने बनाया है कि बढ़ती है लेकिन एक स्तर के बाद वो फिर फिक्स हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम होती चलिए। कम भी नहीं होगी लेकिन उतनी ही सस्टेन होगी जितनी सस्टेन कर सकती। थोड़ी रहेगी, बढ़ भी तो सकती है, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो रुक करके बस थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो बढ़ जाए, वरना लोग मारने काटने लगते हैं। और उतनी अर्थ जितनी सस्टेन कर सकती है उतनी मैक्सिमम होगी। सही है। आगे देखो, यहाँ पर जरा आप लोग इस एग्जांपल से क्या समझते हैं? रिद्धिमा बताओ, फिगर 12.15 से तुम्हें क्या पता चलता है? अद्वैत बताना नहीं तुम। हाँ बोलो रिद्धिमा। यहाँ पे इतने सारे मतलब कि बर्ड्स है कि ये अपने खाने के लिए लड़ रहे हैं इकोसिस्टम में। There are other types of relation to the competition helps control population size and keeps the ecosystem balanced. ये आपस में ही फूड के लिए compete कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी इसमें क्रेन्स होंगे जो भूखे मर जाएंगे, फिश कम होंगी, ऐसा होगा। तो इस तरीके से जो एक इकोसिस्टम कंट्रोल्स इट्स बैलेंस इफ ह्यूमन डज नॉट इंटरवीन इट। अगर मनुष्य हस्तक्षेप ना करे तो इकोसिस्टम अपने आप ही कंट्रोल कर लेगा खुद को और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलता रहेगा। सो इफ ह्यूमन डज नॉट इंटरफियर, देखो इस चीज को, डज नॉट इंटरफियर देन ecosystem controls itself। सही है। और क्या करेगा? and maintains the population of different species within it of different trophic level। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जितने होने चाहिए उसका 10% लॉ ही तो लगेगा। ये थोड़ी है कि 100 किलो को खाने वाले 80 किलो हो जाएंगे, तब तो मरेंगे ही, क्योंकि हाँ 100 ग्राम से तो 10 ही ग्राम मिलता है। तो 10% लॉ है। इकोसिस्टम कंट्रोल इटसेल्फ एंड मेंटेन्स द पॉपुलेशन इन ईच ट्रॉफिक लेवल। मेंटेन करेगा कि नहीं? एंड मेंटेन्स। वो जो आपने हाउ टू इंटरेक्शन मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम में स्पेस लिखा था। हाँ, स्पेस के लिए भी झगड़ा है। अगर यहाँ मैं भर दूं 100 बच्चों को ना तो 40 बच्चे कोचिंग छोड़ के चले जाएं। कह दो खड़े होके पढ़ो सब लोग, और एक के ऊपर एक कंधे पे बैठ के पढ़ो। सबसे पहले तो अगर स्पेस की भी यहाँ पर वो समस्या है, उसने क्यों ले लिया जा करके? अमेरिका ने अभी एक किस राज्य पर ग्रीनलैंड लेने जा रहा है और अभी उसने वेनेजुएला ले लिया। स्पेस क्या ही तो झगड़ा है। लोग एक दूसरे पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं? तिब्बत पे चाइना ने क्यों कब्जा किया? स्पेस तो कुछ ऑयल रिलेटेड प्रॉब्लम भी थी उनके पास। वो सब भी होता है। मेन होता है लैंड मिल जाए हमारे लोगों को। हिटलर चाहता था कि जर्मन्स को रहने के लिए बहुत सारी जमीन मिल जाए, तो वो सब जीतता गया पूरा यूरोप, सबको मारता जाता था और कहता था कि ये जो हमारे नॉर्डिक आर्यंस हैं वो फैल के रहो, बड़े बड़े घर बनाए। तो सर रशिया में इतनी स्पेस है कि उधर की डेंसिटी पॉपुलेशन ही बहुत ही कम है। कम है, सभी लोग इसीलिए तो रशिया के पीछे पड़े, पूरे यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका। रशिया जीत रहा है क्योंकि उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और कोई बात नहीं तो अब तक खत्म कर देते उसको। देखो, कंट्रोल्स एंड मेंटेन्स। स्पेस का तो झगड़ा है ही है, ह्यूमन में भी स्पेस का झगड़ा है। तो मकान के लिए भी लोग एक दूसरे को मार देते हैं। इफ ह्यूमन डज नॉट इंटरफियर एंड मेंटेन द पॉपुलेशन इन ईच ट्रॉफिक लेवल। थोड़ी क्लास लंबी चलेगी, मैं मैसेज कर दूंगा 15-20 मिनट, क्योंकि लेट शुरू हुई है ना। अगर आगे देखो, चलो, अगर इस चीज को जो मैंने बुल फ्रॉग का एग्जांपल बताया है, तुम्हारी बुक में इसे बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा गया है? क्या इसे इकोलॉजिकल डैमेज, इट इज कॉल्ड
ऐड कर दो क्योंकि अभी फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन में भी आएगा. इट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डैमेज. इकोलॉजिकल और डैमेज. तुमको मालूम है लंदन की बात कर रहा हूँ. Yes, sir. लंदन में थेम्स नदी थी, सबसे सुंदर नदी थी. Yes, sir. ठीक है, लेकिन वहां पर वो शहरीकरण किया गया, बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, सारी गंदगी उन नदी में डाली गई. तो अब वो थेम्स नदी ऐसी हो गई कि लोग नाक बंद करके वहां से निकलने लगे. और उसके बाद 20 साल लग गए थेम्स नदी पर और 80,000 करोड़ रुपए लगाए गए, तब जाके आज थेम्स नदी, न जाने कितने साइंटिस्ट लगे रहे. एक बार अगर इकोलॉजिकल डैमेज हो गया तो तुम सोचो कि गंदी हो गई है, इसमें मछलियां डाल दो तो वो सारी गंदगी खा जाएंगी, लेकिन मछलियां ही मर जा रही थी और गंदगी कर दे रही. तुम सोचो कि 10,000 किलो जिंदा मछली डाल दें, वो सब मर जा रही थी. यही यमुना में भी किया गया. तो जब तक तुम सही पानी तो बनाओ, मछली के रहने होगी, ऑक्सीजन होगी, तब तो जिंदा रहेंगी. तो अल्टीमेटली हम लोगों को मालूम नहीं कि इकोसिस्टम में कैसा जाल बना हुआ है. क्या हम वो सब डाल पाएंगे एक साथ? नहीं डाल पाएंगे. तो एक बार इकोलॉजिकल डैमेज हो जाता है तो बहुत मुश्किल होता है कि उसको फिर से जीवित करना. नेचर बदला ले लेती. Sir, जब आखिरी ग्लास पानी बचेगा तब लोगों को पता चलेगा कि पानी की कीमत क्या है. ये कहा जाता है. sir, जब उसके पहले किस पब्लिक बात नहीं करेगी. समझ में आई कि नहीं? अभी हम डैमेज करने में लगे. चलिए नाउ आगे के फिगर 12.16 पे आप क्या देख रहे हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन. 12.16 देखो. डिफरेंट टाइप्स ऑफ तुमने देखा था कि फ्लावर्स पॉलिनेट होता है. अभी सब एक दूसरे से परस्पर आपस में लाभान्वित होते हैं. बीज पॉलिनेट करती हैं, उसके बदले में फ्लावर उनको क्या देते हैं? नेक्टर. तो क्या एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे पे? Yes. ऐसे कोई फालतू में किसी के लिए काम नहीं करता है. देखो, बीज पॉलिनेट फ्लावर, इन एक्सचेंज क्या होगा बोलो? वी गेट नेक्टर. एक्सचेंज कल दे देना आपको. इन एक्सचेंज क्या होगा बताइए? वी गेट नेक्टर. फ्लावर गिव देम नेक्टर, उनको शहद दे देंगे. अगला देखो, ये तो म्यूचुअलिज्म, इट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म. आपस में परस्पर एक दूसरे को लाभान्वित करना. Sir, जब दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है उसको. म्यूचुअलिज्म. अब अगला देखो, व्हेन, ठीक है, टू ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट ईच अदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड, इट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म. इफ two types of organisms, two types of organisms interact with each other and benefit each other, और एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं. It is called, इसे क्या कहेंगे? म्यूचुअलिज्म. अगली चीज पढ़ो. अब कह रहा है कॉमेंसलिज्म क्या होता है? Sir, जब एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे नुकसान भी नहीं हो रहा. हाँ. तो ऐसे में क्या कहेंगे? That is कॉमेंसलिज्म. चलो, ऐसा किसमें होता है? Sir, ऐसा ऑर्चिड्स और चलिए, कॉमेंसलिज्म. कॉमेंसलिज्म. देखो, वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स, जैसे ऑर्चिड गेट्स न्यूट्रिशन और ट्री ब्रांच इज अनअफेक्टेड. जिस ट्री ब्रांच पर फूल लग रहा है, तो ऑर्चिड एक फ्लावर है, ऑर्चिड गेट्स न्यूट्रिशन,
लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ट्री ब्रांच क्या होती है, ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं। बहुत मोटे पेड़ पे ऑर्चिड अपने आप लग जाता है, ठीक है, इज अनअफेक्टेड। ठीक है, जैसे तो इसमें ये क्या है, वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, वन during interaction with other organism, with other organism is benefited, but other organism remain unaffected. Unaffected. तो ऐसा कम ही होता है। लेकिन तीसरा है परजीवी तंत्र, दैट इज पैरासाइटिज्म। पैरासाइट तो तुम जानते हो, हम लोगों के पेट में बहुत से कीड़े रहते हैं और वो हम लोगों का इंटेस्टाइन खाते रहते हैं। ये सब है कि नहीं, ये सभी हैं, टेप वॉर्म, तरह तरह की ये पूरे कीड़े हैं, ये सब हमारे पेट में रहने वाले कीड़े हैं। जैसे लीवर फ्लू, ये सभी हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, किलो किलो में निकलते हैं। कभी तुमने देखा है, हमने आपको दिखाया कि नहीं? नहीं दिखाया तो देख लो, देखो ये देखो, सर कीड़ा दिखा रहे हैं। नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है, जानकारी होनी चाहिए। ये देखो, तो उससे पैरासाइटिज्म के बेनिफिट्स, ठीक है, सभी लोग खाते हैं क्योंकि पैरासाइट तो सब में है। तो दैट इज वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट, वन अदर इज हार्म। जैसे ये देखो टिक्स है, अभी तुमने देखा था डॉग की पूरी बॉडी में टिक्स रहता है, उसका खून चूसता रहता है। दैट इज वन ऑर्गेनिज्म lives inside or outside, inside or outside the body of other living organism. ठीक है, this organism is called and depend on it, और उस पर क्या होता है, होस्ट पे डिपेंडेंट रहता है। एंड डिपेंड ऑन होस्ट, खुद गेस्ट रहता है और उस पर क्या होता है, मेजबान, उस पर डिपेंड रहता है। एंड हार्म्स इट, नुकसान करता रहेगा। दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, उसे क्या कहोगे, पैरासाइट, परजीवी, जो दूसरे पर जिंदा रहे उसे क्या कहेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। इसको पैरासाइटिज्म कहेंगे। एग्जाम्पल, टिप्स on skin of dog, roundworm in intestine of human, intestine of असीर जवाहर थॉमस क्यों फेमस है, बोलो। नाम पता है असीर जवाहर सर वो एक जॉन इंडियन सिंह। वाइल्डलाइफ बायोलॉजिस्ट थे। तुम तो बहुत जानती हो, ठीक है। दैट इज जॉन सिंह, इनका नाम क्या है, जॉन सिंह। जॉन सिंह। तो उन्होंने इकोसिस्टम को समझा और वाइल्ड लाइफ को ट्रैक किया। बात नहीं करो, हाउ प्रीडेटर्स लाइक टाइगर्स एंड लेपर्ड
rely on prey such that deer and wild bear. ये लोग कैसे अपने शिकार पर डिपेंड रहते हैं, ये सब इन्होंने देखा. He was working in Bandipur National Park. He proved that a healthy prey population is key to predator survival. अगर बहुत सारे हिरन रहेंगे तभी लेपर्ड और टाइगर रहेंगे. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? So biodiversity protect. He researched on biodiversity and its protection. और कहाँ पे रहे बोलो? इन बांदीपुर. सर ये कहाँ पे है? अभी बता दे रहे हैं. बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है. कर्नाटक में. चलो अगला सवाल देखिए. व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम? किसी भी जैव पारिस्थितिकी तंत्र के क्या फायदे हो सकते हैं? क्या तुम्हें कुछ भी फायदा लगता है? नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इकोसिस्टम? देखिए बस ऑक्सीजन जो क्या होता है? टिक्स जो कुत्तों के बॉडी पे रहते हैं, खून चूसते हो. खून चूसने वाले ऐसे होते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं ऐसे. सर आपके डॉगी में है? बहुत निकालने पड़ते हैं और उसको एंटी टिक सोल्यूशन लगाना पड़ता है. एंटी-टिक मतलब शैम्पू वो सब जो होता है टिक हटाने वाला, वो खाना सिर्फ 8,000 का खाता है. 1,000 की तो दवाई आती है, दवा शैम्पू 9-9,500 का महीना खर्चा. सर इसलिए आप फीस डालो. समझ आई बात कि नहीं? नहीं, अगर कोई जानवर है, सबसे बड़ा हमारा पेपर का खर्चा है. अगर तुम लोग अपने कॉपी के पेपर पे लो तो फीस हमारी करीब बहुत कम हो जाए. 20,000 से घट के ये 14,000 रह जाए. हाँ, पेपर पे सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा है. ये एक पेपर ₹1.35 का है. सर तो प्रिंट और भी कम हो जाए अगर मैं तुम लोगों को तो नहीं, 11th-12th को नोट्स देना बंद कर दूं. और अगर एसी भी हटवा दूं, ये एक एसी 43 रुपये घंटा चल रहा है, और अगर इसे भी हटवा दूं तो ये 10,000 फी हो जाए. हमारा जो फायदा है ना, कोई थोड़ी भी कम कराता है वो फायदे में से चला जाता है. मार्जिन बहुत कम है, क्योंकि बच्चों को सुविधा में रखोगे तो दिमाग अच्छा चलेगा. हर चीज़ की सुविधा दो. ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर दो. कुछ भी बच्चों को हर चीज़ रखो, तो इससे बच्चे फ्री माइंड से पढ़ सकते हैं. थोड़े बहुत पैसे का वो नहीं. पेरेंट्स सबके एयरफोर्स में, मैं खुद रहा हूँ, 1-1 लाख से ऊपर तनख्वाह है. तो अगर बच्चों पे थोड़ा बहुत 1,500 रुपये खर्च कर रहे हैं तो क्या है, कुछ वो है. इवन बच्चे लोग हर महीने 100 रुपये का चाउमीन खा जाते हैं. ऐसे भी कुछ बच्चे. ठीक है, अब जरा देखो व्हाट आर द बेनिफिट्स. मैं बता रहा हूँ कि कई तरह से पैसे कम हो सकता है, बस पेरेंट्स कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते. हम कहते हैं पंखों में पढ़वा दें, तो कहते हैं नहीं हमारे बच्चे तो एसी में पढ़ेंगे. पढ़ो. और जगह की फीस सस्ती है, और तुम लोग जाके पता कर लेना, इतनी नहीं है. वो लोग तुम्हारे ही पेपर में निकलवाएंगे, कहेंगे करो टेस्ट. ऐसा होता है, नहीं गए हो कभी दूसरे कुछ, वो पेपर नहीं देते हैं. हैं? इससे मैं 3 कोचिंग चेंज कर चुकी हूँ. तो उसमें देखा होगा ना तुमने, तो उसमें उतना थोड़ी सुविधा देंगे आपको. पेपर नहीं देंगे. देते हैं क्या? देते हैं तो ठीक है. बाईजूस में तो बहुत व्हाट आर द बेनिफिट्स. वो लोग तो पेपर पे समोसा देते, समोसा खाओ फिर उसी पेपर पे टेस्ट दो. बहुत ही तेली पेपर. तेली पेपर. टेस्ट देने के बाद कहते हैं चाय पी के जाना. अरे यार, आप समझो कितने जलवे हैं बाईजूस के. व्हाट आर द बेनिफिट्स. अगर ऐसी कोचिंग हो जाए तो मजा ही आ जाए ना, कि यहीं हलवा बनने लगे, जैसे चित्रांश आए कढ़ाई चढ़ा. चलुआ वापस से. बेनिफिट. ये कल बहुत अच्छा पेपर दे रहा था, फिर इसको हलवे की याद आ गई, 5.5 नंबर देख चला गया. बहुत अच्छा दे रहा था, शुरू का इतना अच्छा किया इसने,
कि मन खुश हो जाए, तुरंत इसको हलवा याद आता है। फर्स्ट पेज पूरा लगा चाहिए। उसने उसी में हलवा बनाया। हलवा ये हलवा इसकी जान लेके छोड़े। नाउ मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैं तो हलवा खाता भी नहीं हूँ। देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड सुंदरवन, ध्यान दीजिए। हाँ सुंदरबन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। आप क्या समझ रहे हो, दिमाग का कमजोर है, दिमाग थोड़ी ना कमजोर ये है। उड़ीसा वेस्ट बंगाल वाला एरिया है। ये तो वेस्ट ये बंगाल। हलवा वेस्ट बस बंगाल इसकी उड़ीसा वाला बंगाल में एरिया है। में है। हलवे की वजह से दिमाग का नहीं कमजोर है, दिमाग तेज है। सर बाकी चीजें बंगाल में है सुंदरबन ये देखो फॉरेस्ट। यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट है, यहाँ हाँ। डेल्टाज हैं, मेल्टन। तो यहाँ सुंदरवन डेल्टा है। क्योंकि बहुत सारी नदियाँ आती हैं तो बहुत सारा मॉइस्ट या मडी हाँ। एरिया है। हाँ नदी फर्टाइल सुंदर- एरिया यहाँ का। वन डेल्टा। ये फॉरेस्ट है। सुंदरबन। इंडिया ये एक ऐसी जगह है, ऐसा कंट्री है जहाँ लायन एंड टाइगर बोथ एक साथ मिलते हैं, अदरवाइज किसी वर्ल्ड के कंट्री में ऐसा नहीं सर अफ्रीका में है। अफ्रीका में भी नहीं है, अफ्रीका में लायंस। किसी कंट्री में। अफ्रीका तुम पूरे कंटिनेंट की बात कर बैठे, ये भी सही। साउथ अफ्रीका। तो समझ में आई बात। वो भी दिखाएंगे नेट पे, भी पहले इसे पढ़ो फिर बताएंगे। सुंदरवन डेल्टा में तुम्हें क्या दिख रहा है बोलो? जो जल में उगने वाले फॉरेस्ट हैं दलदल में, उनको क्या कहते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट। अच्छा अब इसमें देखो धीरे अगर मान लो मैंग्रोव फॉरेस्ट होंगे तो उससे सोनल क्या फायदा होगा? करेक्ट। इस जैसे ये बता रही कि आने वाली स्ट्रॉन्ग विंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और आने वाले साइक्लोन की स्पीड को कम कर देते हैं और जो तटीय कोस्टल एरिया है उसको सेफ रखते हैं। ज़्यादा ये बहुत बड़ी टाइप्स बात है, इसने पढ़ के बोला होगा, वरना इतना इसको कैसे पता होगा? कुछ ज़्यादा बड़ी टाइप्स हैं है ना? तो वो भी प्रोटेक्ट। सो बताओ मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या करते हैं? दे शील्ड They shield from the coastal area from strong winds and strong waves. Mangrove forest. एंड एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स। फॉरेस्ट शील्ड। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? पेड़ कटाई चल रही है। फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड एंड स्ट्रॉन्ग sea waves. These also protect us from cyclones. ये हमें किससे प्रोटेक्ट करते हैं? साइक्लोन से। These also हम नेचुरल बैरियर के काम भी करते हैं ये लोग। क्या बोलते हैं? protect enemies। us from cyclone. और ये किसका काम करते हैं? These act as नेचुरल बैरियर फॉर natural barrier. अब बताओ इन क्या किया गया है कि वहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत डेंस है, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास था, ये सब कुछ था। ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं CO2 और वो बहुत ज़्यादा। इट इज़ ए रिच बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज़ ए हेरिटेज फ्रॉम यूनेस्को। हेरिटेज हब। इट इज़ हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी। इतना घना जंगल है कि सारे तरीके के जानवर हैं। व्हाइट टाइगर्स तो यहीं पर है, सफेद चीते। रिच बायो बंगाल में टाइगर। डाइवर्सिटी। अब आगे बताओ कैसे इसे डैमेज किया गया? द ट्रीज आर कट बाय लोकलाइट्स। इसके ट्रीज को काट दिया किसने? कब काटा? कट बाय लोकलाइट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। के चक्कर में सारे नेचुरल एरियाज को कट उन्होंने काट डाला तो उससे क्या हुआ? नाउ वाइल्ड लाइफ एंडेंजर्ड एंड नाउ वाइल्ड लाइफ एंडेंजर्ड। इससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा। और क्या हुआ? पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अनट्रीटेड सीवेज आल्सो डैमेजिंग द वाटर एंड हैबिटेट। पहले वही सब जो पॉल्यूशन था सुंदरवन डेल्टा के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता, लेकिन धीरे धीरे जब पेड़ ही नहीं बचे तो सारा पानी अब रिवर्स में चला जा रहा है, उसको पॉल्यूट कर रहा है। और उसकी वजह से क्या हुआ? इट हैज डैमेज्ड द इकोसिस्टम ऑफ
ये जो वाटर इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम को इसने क्या कर दिया? इट हैज डैमेज। कैसे डैमेज किया? द एक्वेटिक इकोसिस्टम, ऐसा इसलिए हुआ एज द इंडस्ट्रियल जो भी केमिकल है नाउ ड्रेन्स टू नियर बाई सी, सर ये लोकल बे ऑफ बंगाल। लोकल लो, एज इंडस्ट्रियल जो क्या होगा? केमिकल वेस्ट now drains to वाटर बॉडी। nearby water body। वहाँ गंगा सागर है, गंगा जहाँ मिलती है हिमाद्री तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्री से निकलती है गंगा सागर तक जाती है। 8000 किलोमीटर का उसका टोटल रन है। ड्रेन्स टू नियरबाई वाटर बॉडीज। तो तुमको पता चला कि लोग कैसे डैमेज करते हैं किसी भी इकोसिस्टम को। यस सर। अब देखो इस पर अजय देवगन की पिक्चर भी आई थी व्हाइट टाइगर्स पर, देख लेना कैसे हो रहा है, सीवेज सब चला जाता है। अवर साइंटिफिक हेरिटेज के बारे में अद्रित तुम क्या जानते हो? सोनल बताइएगा नहीं। सर जब इंडिया में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। करेक्ट। देखो अद्रित ने कितनी अच्छी बात बता दी। इतना क्या आप लोगों को पता था? प्रोटेक्ट करने में जो बायोस्फीयर रिजर्व, हाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है इसमें। देखो अवर साइंटिफिक हेरिटेज, क्या ऐसी कोई आपके पास विरासत है? No, वैज्ञानिक विरासत है, तभी तो कहा जा रहा है हमारी सांस वैज्ञानिक विरासत। दैट इज प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज। वी हैव वाइल्ड लाइफ sanctuaries, national park, biosphere reserve and community reserve, ठीक है, community conserved areas। और इंडिया में बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी। ये सब कहाँ पाए जाते हैं बताइए? अलग अलग जाओ, जैसे गिर फॉरेस्ट है जहाँ पर इट इंक्लूड्स, इट हैज रिच हैबिटेट एंड हार्बर्स। और किसको पालता है? एंडेंजर्ड स्पीसीज। उसमें वहां रखे जाते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। सिर्फ 17 चीते लाए थे वो कांगो से मोदी साहब, आज वो 34 हो गए। कांगो हेलीकॉप्टर में रखे, वो एरोप्लेन में लाए। अच्छा दूसरी कंट्री से, अफ्रीका से लाए थे, अफ्रीका का एक देश। अब ये देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऐसा एग्जांपल कौन कौन सा है? मानस नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। कितना जानता है। दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में, ठीक है। और जरा देखो मानस नेशनल पार्क कहाँ है? हो गया है। कॉल आ रहा है घर से। मानस नेशनल पार्क किसमें है? मानस नेशनल पार्क आसाम में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, वेस्टर्न घाट्स। अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा सा टॉपिक और चलाएंगे। ओके सर। 15 ओके सर, मिनट नहीं सर मैं नहीं हूँ। ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क। अगर कुछ भी हुआ ना, न पापा तुमको छोड़ेंगे ना हमको छोड़ेंगे।
गिटार बजा देंगे दोनों का। नाउ दैट इज वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट्स। वो तो नीलगिरी। हाँ। अगला देखो, चिल्का लेक। ये क्या क्या होता है? उड़ीसा। ओडिशा। सब याद है। चिल्का लेक, किताब में दिया हुआ है। ये तो मुझे याद था। मैं उड़ीसा, लेकिन फिर भी पढ़ना तो आना चाहिए। डॉल्फिन That is वहाँ पे। ओडिशा। फिर ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट ये हमें इसका नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, आईएएस से पूछी जाती हैं, और एक भी नहीं बता पाता है, कहते हैं प्लीज गो आउटसाइड। एक भी नहीं बता पाएगा। ऐसे सर, क्या आपने बता? दिया था कि ये वाला? हाय, जितने भी तुम आईएएस के इंटरव्यू देखो, 8th 9th 10th का पूछेंगे, हमें तुमको ये नहीं आ सकता। सर याद थोड़ी रहता है। तो इसीलिए तो मैं धीरे धीरे करके डाल दूंगा आपके अंदर। हेमिस नेशनल अब फिर सबको लेह में तेजस की तरह याद लेह रहेगा। में हेमिस नेशनल पार्क लेह में। लेह में और जो घूम के आया उसे तो याद ही होगा। सर मैं एक में भी नहीं थी। सर मैं चिलिका ले दिया सर। नेशनल पार्क, ठीक है, ये कहाँ पर है? बायोस्फीयर। हेमिस नेशनल पार्क बताइए कहाँ पर है? हेमिस लेह में है। लेह लद्दाख। और ये बताओ, कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। और कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। गुजरात आइलैंड, दैट इज, ये सारी चीज हैं। अगला सवाल देखिए, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। क्या ऐसा भी मानव निर्मित कोई तुम्हारा पारिस्थितिकी तंत्र है? यस सर। ह्यूमन मेड, आर्टिफिशियल ठीक है, इकोसिस्टम, मानव निर्मित या फिर आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पारिस्थितिकी तंत्र। या फिर आप ये बोल दें, जैसा कि हमारे भाई चित्रांश ने कहा, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। महामाई इनका कल्याण करती रहे, उनके भंडारे भरती रहे। आगे चले तो ह्यूमन क्रिएटेड, कभी कभी तुमने देखा फिश पॉन्ड बना देते हैं, फिश पॉन्ड, उसमें फिश पाली जाती है। ऐसा नहीं देखा तो दिखा देखा है रहे। सर। देखा है? बस ऐसे पॉलीथीन से बना देंगे, उसमें बहुत सारी फिश होंगी। कोई बात नहीं, हम इसको इधर कर देंगे, फिर आपको ठंडी भी नहीं लगेगी। अब देखो, अब मजा आ रहा है, आपके पास ठंडक पहुंच जाए। ठंडक तो मेरे ही होते हैं। चलो, जैसे फिश पॉन्ड, एग्जाम्पल क्या है? फिश पॉन्ड। फिश पॉन्ड बता दिया करो, ठीक है। फिश पॉन्ड फार्म्स, और नहीं तो आगे क्या है? पार्क्स। और क्या हो सकते हैं? फिश एक्वेरियम। फिश एक्वेरियम कहीं देखा है? मछली घर। हाँ। यस और जू, ये सारी चीजें। गार्डन, हाउ टू हेल्दी इकोसिस्टम सर्व आवर फार्म्स। हेल्दी इकोसिस्टम अगर होगा तो क्या उससे हमारे फार्म्स, हमारी खेती को फायदा होगा? बताओ। ये क्या होगा? हाँ सर। हाउ डू हेल्दी इकोसिस्टम सर्व्स आवर फार्म्स? चलिए जैसे देखिए, फार्मिंग ए मेजर लिवलीहुड इन इंडिया। फार्मिंग पे बात कर रहे हैं। इस 70% लोग किस पे निर्भर हैं? लिवलीहुड इन इंडिया, लाइवलीहुड होता है। लाइवलीहुड इन इंडिया। इंडिया। तो अब हमें कैसा करना चाहिए? वी शुड डू ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमें क्या करना चाहिए? जैसे सिक्किम करता है। जैसे एज ए पॉपुलेशन ग्रू, तो हमने क्या किया बताइए? फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना शुरू कर दिया, और उसको हरित क्रांति का नाम दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन। जबकि वो ऐसा भी नहीं करना चाहिए था। हम लोगों ने पंजाब में जो फसलें उगती थी 3 गुना कर ली।
और बाहर से खूब फर्टिलाइजर खरीदे, बोले खूब इसको फ्री में यूज करो, 60-60 रुपए बोरी मिल रहे थे, जबकि खरीदा गया 700 रुपए बोरी। 640 रुपए की सब्सिडी देके किसानों को दी गई। किसान खूब यूरिया डाल डाल के मिट्टी को मार डाले। खत्म। और कौन से किसान थे बताओ? ये किसान थे हरियाणा और पंजाब। पंजाब वहीं की मिट्टी। अब वहां पर क्या हुआ, लोगों के पास पैसा ही पैसा हो गया, हाँ। अमीर हो गए, तो उन्होंने मेहनत करनी छोड़ दी। बिहार से सब मजदूर बुला बुला के उनसे काम करवाया, अमीर हो गए, उनकी खेत की जमीन थी, अच्छी जमीन थी। और पंजाब 5 नदियों से सिंचित प्रदेश था। आब का मतलब नदियां होती हैं। फिर जब जमीन अब डैमेज हो गई और वहां पर फिर सब्सिडी बंद कर दी गई, तो उन्होंने क्या किया, जमीन से जो वाटर निकलता था वो भी खराब हो उसके गया। लिए भी बोल दिया बिजली फ्री है, धान उगाना शुरू कर दिया। सर, तो वो पता है और वहाँ कम हो पे गया। जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा वो बिल्कुल कम हो गया, और नीचे तो गिर गया। ग्राउंड सूख गया। अब वहाँ जमीन खराब हो गई। अब रोज हड़ताल करते हैं। अभी परसों फिर पंजाब के किसान हड़ताल करने वाले हैं। तुम लोग रोज न्यूज में सुनते होगे, वही सरदार लोग ही हड़ताल करते हैं ना, पंजाबी किसान। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम इस इकोसिस्टम डैमेज कर देते हैं तो क्या उसको वापस लाना आसान है? नो सर। तो इसलिए फार्मिंग इज लिवलीहुड। अब बताओ 50 to 65 क्या हुआ? In 1950 to 1965 population growth was largest to feed them. उनको फीड करने के लिए क्या किया गया? गवर्नमेंट ने एक स्कीम रन की, रन ग्रीन रेवोल्यूशन स्कीम। उसमें क्या हुआ? बोलो, इतनी बात समझ आई? ग्रीन रेवोल्यूशन स्कीम में क्या किया गया बताइए? नाउ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्या वो ठीक था जो हम लोगों ने किया? नो और सर। जबकि आपको मैंने एक मणिपुर का केस भी पहले बताया था ज्योग्राफी में, कि कैसे वहाँ के लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी शुरू कर दी है। सिक्किम वहाँ सिक्किम में 300 था। रुपए किलो सेब बिक रहे हैं। हाथ बिक जाते हैं। पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर्स, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इतना पानी डाला और साथ में HYV सीड्स, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है ना, वो 5 गुना पानी चाहिए उनको। मॉडर्न इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब सिंचाई होता है। हाँ, मेथड, पानी देना। लगातार पानी दिया जाता है। एंड हाई यील्डिंग, ट्रैक्टर। बाहर से कैलिफोर्निया से बीज मंगाए गए, वैरायटी सीड्स, ठीक है। वर प्रोवाइडेड, किसे प्रोवाइड किए गए बताइए? टू फार्मर्स। To farmers. However, this had damaged the ecosystem badly. ठीक है? And the sustainability of soil was permanently damaged. अब उसमें अर्थवार्म सब मर गए। जब तुम फर्टिलाइजर डालोगे तो क्या अर्थवार्म जो तुम्हारा फ्रेंड ऑफ फार्मर है वो रह पाएगा? Now, it has permanently डैमेज्ड, क्या डैमेज कर दिया? इकोसिस्टम, ठीक है। एंड नाउ पंजाब एंड हरियाणा वर द मेन, इस जो फेस करते थे, नाउ फेसिंग द प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। पंजाब एंड हरियाणा सर वो ठीक करना चाहे तो कर सकते हैं। अब नहीं हो सकता है। सर तो सिक्किम वालों ने कैसे किया? सिक्किम में तो बहुत पानी बरसता है, वहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वेजिटेशन। वो नॉर्थ ईस्ट में प्रेसिपिटेशन 400 mm ज़्यादा का होता है, है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा बारिश है। एंड हरियाणा आर मेन विक्टिम्स ऑफ इट। विक्टिम का मतलब तुम लोग समझते हो? हाँ, विक्टिम्स, इसकी वजह से उनको दोष दिया जा सकता है। देखो, वी शुड अडॉप्ट सस्टेनेबल सोच। इससे हम लर्न क्या करते हैं? सर हमें सस्टेनेबल फार्मिंग करना वी शुड अडॉप्ट, हमें सतत पोषणीय जो
कृषि विधियां हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, सस्टेनेबल, जो हमेशा चल सके। सस्टेनेबल सर मतलब नेचर फार्मिंग प्रैक्टिसेस। फार्मिंग, जैसे नीम का पानी यूज करो। आप पेस्टिसाइड क्यों यूज कर रहे हो? नीम का पानी बनाओ, छिड़को, उससे क्या कभी नुकसान होगा? हाँ। कोई डैमेज ना हो। कभी तुम लोग हमारे घर में छत पे गए हो? तो छत पे फर्टिलाइजर नहीं डालता हूँ, जो सब्जियों का छिलका बचता है उसका पानी डालता हूँ, और सर होता है तो उससे कभी मिट्टी खराबी नहीं होगी। ठीक है, अब जरा देखो, लेट अस सर्वे, लेट अस सर्वे। थोड़ा सा पढ़ा देंगे, 10 मिनट अभी और क्लास है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, प्रिपेयर, प्रिपेयर क्या करना है बताओ? ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू फाइंड आउट पेस्टिसाइड्स। तुम एक क्वेश्चन की पूरी बताओ और उसमें फार्मर से पूछो कि तुम कौन से पेस्टिसाइड यूज करते हो, कौन से फर्टिलाइजर यूज करते हो। प्रिपेयर करो, प्रिपेयर समझ गए? एक लिस्ट प्रिपेयर करो कि फार्मर से पूछो तुम क्या क्या यूज कर रहे हो। और मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ, ठीक है? चलो, और दूसरा क्या करो? प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर फार्मर्स, फॉर फार्मर्स। और फिर तुम उसमें ये देखो कि क्या वो जो कर रहे हैं वो ठीक है। अगले में क्या करोगे? इंटरेक्ट विद फार्मर्स। पहले तो तुम क्वेश्चन बनाओ कि ये पूछेंगे, अब उनके पास जाओ, प्रिपेयर करो ना लिस्ट, प्रिपेयर ए लिस्ट। ये तो घर में बैठ के कर सकते हैं। हाँ। और फिर इंटरेक्ट विद फार्मर्स, और अपनी बुक के आधार पर सोचो कि नाउ हाउ आर इट एनवायरमेंट फ्रेंडली और नॉट। फिर कंक्लूड क्या करो? आर द प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस की स्पेलिंग बोलो। ऐसे होता है। CE लगता है लास्ट में। Practice are the practices and environment friendly। क्या वो सही हैं? और अगर नहीं सही है तो सोचो कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगी तो मैं ऐसी प्रैक्टिस लाऊंगी। प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? तुम। नो सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, कोई नहीं। चलो अगली बात, फिगर 12.18 पे देखो। 12.18 लेडी बग। नेचुरल क्या कंट्रोल तुमने- ऑफ पेस्ट। ऐसा लेडी बग देखा जो उसमें बनी हुई है लेडी बग? यस सर, देखा है। ऐसा हाँ, होता है हाँ। खेतों में। दिख गया। सर वो ये पेस्ट खा रही है। उससे नहीं देखा है, वो बस छोटा हुआ है। चलो, ये तो बीटल है। तुम्हें क्या लगता है ये सही है कि गलत? ये जो बीटल है की बात है, तो जो बीटल होता है क्या वो पेस्ट- फ्रेंड का फार्मर है कि नहीं है? फ्रेंड, फार्मर का फ्रेंड तो ये है। ये इस तरीके से होता है। सर ये जो पेस्ट होते हैं ना उनको ये उनको खा रहा ये है, पेस्ट इंसेक्ट को को खा रहा है। खाता है। ये क्या करता है? इंसेक्ट खा जाता है, पेस्ट खाता है। ये देखो, और ये इसके पैर हैं। तो बीटल इज, हाँ देखो, बीटल इज फार्मर ऑफ, किसका फार्मर है? फ्रेंड ऑफ, फ्रेंड ऑफ फार्मर। नो, फ्रेंड ऑफ, किसान का मित्र है। इट ईट्स, ये किसको खाएगा? पेस्ट। It eats pests and insects and क्या होगा? Helps in, जिसकी वजह से क्या होगा? In crop production and increase crop production। एक तरीके से फायदा ही कर रहा है। अच्छा, ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर से क्या होगा बताओ? सर सॉइल क्वालिटी डिग्रेड्स। यस, ये तुम्हारे बुक में यही लिखा है। हैवी इरिगेशन से क्या होगा?
इससे क्या होगा? ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर से पहले बताओ। सॉइल क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है सॉइल डिग्रेड्स। और जो अंडर वाटर जो होता है सबसे ज्यादा ये मुझे बताओ तुम्हारी बुक में क्या लिखा है? ओवर यूज ऑफ इरिगेशन से क्या होगा? तुम बिल्कुल कीचड़ बना दो जमीन को। ओवर यूज ऑफ इरिगेशन तो उससे क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स से वो Correct. That is, it disturbs earthworm and snails. कीचड़ बना दोगे जमीन को तो क्या अर्थवर्म अंदर रह पाएंगे? कीचड़ में जाएंगे वो। No, sir. It disturbs earthworm and और भी कौन से होंगे? Snails. सर मोनोकल्चर से क्या होगा? सर सर एक ही क्रॉप को जब रिपीटेडली Growing the same crop. When we repeatedly, then the insect growing on that crop will remain in that soil and every time they will spoil the crop. वो अगर अलग अलग क्रॉप में अलग अलग कीड़े होते हैं, तुम एक ही क्रॉप उगाते रहो, वो कीड़े वहीं रहेंगे और हर बार तुम्हारा गेहूं खाएंगे। और सब वो भी नहीं जो एक ही टाइप के जो If we, और ये सॉइल तो और भी डिग्रेड होगी क्योंकि वो न्यूट्रिएंट भी अब खींचेगी अपने टाइप के। तो क्या सॉइल विल गेट रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स। जब वो उस चीज को प्रोटीन चाहिए तो नाइट्रोजन लेती रहेगी जमीन से। कहाँ से लाओगे इतना नाइट्रोजन? एक बार दाल करो, एक बार गेहूं करो, एक बार सब्जी करो, फिर दाल, फिर गेहूं, फिर सब्जी। तब तक नाइट्रोजन रिपेयर हो जाए। तब तक वो रिप्ले 6 महीने 9 महीने में फिर से आ जाएगी नाइट्रोजन। अब तुम सोचो नहीं हम दाल ही उगाएंगे, कहाँ इतनी नाइट्रोजन? सॉइल मर जाएगी। सो मोनोकल्चर इफ वी रिपीटेडली, सर ठीक है, ग्रो सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप। ये भी नहीं कि तुम गेहूं और चावल करते रहो, दोनों को तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तब भी मर जाएगी जमीन। सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप तो क्या होगा? नाउ द इंसेक्ट्स, पेस्ट, वायरस, बैक्टीरिया जो उस पर रहते हैं विल रिमेन इन सॉइल एंड एवरी टाइम स्पॉइल योर सॉइल। ये क्रॉप। नाउ सेम टाइप ऑफ कौन कौन होंगे? सेम टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट, वायरस विल, पॉलीकल्चर होता है मोनोकल्चर, तो पॉलीकल्चर पे ध्यान देना चाहिए। फिर से समझो, मान लो तुमने जमीन के 3 हिस्से कर लिए। इस बार यहाँ तुमने व्हीट बोया और इस बार ग्राम बोया और यहाँ वेजिटेबल। 3 महीने में उगाएगी तो अगले साइकिल में व्हीट यहाँ बो, ग्राम यहाँ बो, वेजिटेबल यहाँ बो। एक को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, एक को चाहिए प्रोटीन, एक को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स। व्हीट को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। तुम तो जानते हो ना फार्मूला ग्लूकोज का। C6H12O6 इससे क्या चाहिए? प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। अब इसको मिनरल चाहिए। मिनरल्स में और ये सारे मिनरल हैं, ये जितने भी हैं वहाँ टेबल में दिख रहा है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब है ना मिनरल्स। तो अब मुझे बताओ सोडियम, पोटेशियम, अब इसको घुमा दो क्लॉक को। व्हीट से कहो अब तुम यहाँ आ जाओ, क्योंकि वहाँ की जमीन का बहुत कार्बोहाइड्रेट तुम ले चुके हो। और ग्राम से कहो तुम अब इधर की नाइट्रोजन दो। और वेजिटेबल से क्या कहो? कि वो वहाँ के अब मिनरल्स तुम वहाँ के मिनरल्स लो, जमीन को भी फायदा है। और फिर उसके बाद फिर से चक्का घुमा दो, कह दो अब ऐसा करो व्हीट तुम यहाँ आ जाओ। अपने जमीन के 3 हिस्से कर लिए तुमने, बोलो समझ में आ गई? व्हीट। और इसको क्या कहो? दैट इज ग्राम से कहिए आप यहाँ आइए। और वेजिटेबल से क्या कहो? ओके, इसको सिस्टमैटिक फार्मिंग प्रैक्टिस कहते हैं। इस तरीके से हमें करना चाहिए। सर इंसेक्ट विल रिमेन इन फील्ड। और क्या होगा अदर? बोलो। वायरस, वायरस भी होते हैं ना। गेहूं पर कौन से होते हैं? रस्ट मोसाइक वायरस। अच्छा। पीस पे कौन से होते हैं? सब पे अलग अलग वायरस के नाम बताओ। पिछले 2nd चैप्टर में पढ़ चुकी हो, बताया करो। इन सॉइल, हाँ अद्रित आप बताइए।
करेक्ट, ये बहुत ही अच्छे हैं। देखो घड़ी भी देख रहे हो, बताते भी जा रहे हैं, कितने यार? बहुत बड़ी बात है। वो कह रहा है कि दैट इज सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सॉइल एंड सॉइल विल डाई। कितनी बड़ी बात है। अगर मोनोकल्चर होगा तो अद्वैत ने क्या कहा? सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स अंदर So जाते रहेंगे और सॉइल same. क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सॉइल। और क्या बोला था सॉइल अद्वैत? क्वालिटी और चली जाएगी। बोलो। सर न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। एंड सॉइल विल नॉट गेट ए चांस टू रिप्लेनिश। Replenish बहुत बड़ी बात बोली नहीं हो इन्होंने। एंड सॉइल विल नॉट, ये घर में जाके बोलेंगे हमने सब बताया परिणाम कुछ नहीं मिला। विल नॉट गेट ए चांस टू रिप्लेनिश इट। तो क्या सॉइल को चांस मिल पाएगा रिप्लेनिश करने का? नहीं मिल पाएगा, और इस तरीके से सॉइल डाई हो जाएगी। ये सब चीज बीटल वाली जगह पे लिखा हुआ है, आपने देख ली? Yes, sir. सर हाँ। सर ओवर यूज ऑफ इरीगेशन है तो फिर जो राइस उगाते हैं तो सर उसके फिर अर्थवर्म क्या करते हैं अगर उस पर्टिकुलर एरिया में अर्थवर्म्स होते हैं? अर्थवर्म होंगे तो वो मिट्टी को बस सही करते रहेंगे, लेकिन जो अपना काम है पेस्ट, वायरस, इंसेक्ट वगैरह, अर्थवर्म तो तुम्हारी मिट्टी को मॉइस्ट रखते हैं। मोनोकल्चर का अर्थवर्म से कोई नहीं। सर मोनोकल्चर का नहीं सर, जैसे हम क्या बोलते हैं राइस उगा रहे हैं तो मतलब कि जहाँ पे हमने वहाँ राइस अर्थवर्म नहीं रहेंगे। देखो अवर साइंटिफिक हेरिटेज, अंकित आप बताइए। बोलो। बहुत अच्छा। वृक्ष आयुर्वेद। वृक्ष आयुर्वेद 5000 साल पहले हमने बता दिया था कि हमें खेती कैसे करनी। हाँ, हम उस समय पुनर्जन्म में थे। सर आपका सातवां जन्म है क्या? ठीक है। The ancient वृक्ष आयुर्वेद emphasizes on soil health and nourishment. The next strongly advocates the continuous nourishment. हम लोगों ने क्या बताया था बोलो? कुनप्पा जाला थ्रू ऑर्गेनिक मैन्योर। हम लोगों ने एक ऐसा मैन्योर बना दिया था कुनप जाल, ठीक है, a liquid In fertilizer which? made from animal and plant waste। एनिमल और प्लांट वेस्ट से हम लोगों ने एक उसके organic फर्मेंटेशन manure से बनता है। हाँ, in which it is said how organic manure is made. किससे बनाया बोलो? प्लांट वेस्ट। सर वृक्ष किस पे? Is We are वृक्ष के और लगाओ वृक्ष। Manure is made from plant waste, और एनिमल वेस्ट का मतलब गोबर, गाय के गोबर से। और उसका नाम क्या दिया? उसका नाम है कुनाप जाल। That is कुनाप जल। कुनाप जल, हाँ कुनाप जल का मतलब तुम समझते हो? हाँ, वो लिक्विड फर्टिलाइजर है। A liquid fertilizer. आगे की बात देखिए। Keep the curiosity live, and next time we will discuss the question and answers of it. क्या दिए हैं इस पे क्वेश्चन आंसर? तो वो हम लोग अगले दिन करेंगे। अभी थैंक यू सर। अभी देखिए, एक आपके लिए मैसेज है। That is light mirrors and lenses का टेस्ट परसों शाम को होगा 5 से 5:30। 5 से 5:30 परसों होगा, और कल आपकी क्लास सुबह होगी। कल स्कूल है सर, कल कल सर 16 तारीख है, कल है, मैंने आपको अच्छा, बोला था 17-18। कल सर मैंने आपको भेजा था ना, वो उसमें लिखा हुआ था सारे डेट्स। हाँ सर, उसमें आप देखना बीच वाला